नमस्कार, मेरा नाम रीना रानी है। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो पाठ आलोचन या जो पाठ का जो पाठानुसंधान जो होता है उसके बारे हम आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें पढ़ेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम निर्देशिका देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। उसमें है पाठानुसंधान की प्रक्रिया होगी, उसका निर्माण कैसे किया जाए, जो हस्तलिखित ग्रंथों में विकृतियों के कारण क्या हो सकते हैं। उसके बाद है जो पांडुलिपियों के संपादन के कतिपय व्यवहारिक जो सुझाव हो सकते हैं वो कौन से हैं। आधुनिक साहित्य का जो पाठालोचन कैसे कर सकते हैं हम, और उसके बाद जो है निष्कर्ष पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी जो सामग्री है उसका जो आधार स्रोत जो है वो विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखित जो शोध प्रविधि जो पुस्तक है उससे हमारी जो अध्ययन की जो सामग्री है वो ली गई है। जो हमारी जो सामग्री है उसका जो मुख्य स्रोत है वो विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखित जो पुस्तक शोध प्रविधि है वो रहेगी। तो सबसे पहले हम पाठानुसंधान की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पाठानुसंधान या पाठ शोध जैसी बौद्धिक और वैज्ञानिक विधि है, यानी कि पाठानुसंधान एक बौद्धिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार की विधि है, जिससे पाठ के संबंध में निर्णय देते हुए मूल पाठ का निर्धारण किया जाता है। यानी कि जब हम पाठ के बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, जो उसमें जो मूल पाठ दिया होता है उसका निर्धारण हम करते हैं। कुछ लोग इसे साहित्यिक आलोचना का अंग भी मानते हैं। पाठ से तात्पर्य उस लेख से है जो किसी भाषा में लिपिबद्ध हो, जिसका अर्थ ज्ञात हो या नहीं भी हो सकता है। यानी पाठ वो हो सकता है जो किसी मूल भाषा में जो है लिपिबद्ध किया जा चुका है, यानी कि वो लिखा जा चुका है, और उसका जो अर्थ है वो हमें ज्ञात भी हो सकता है। और अगर हमें ज्ञात नहीं है तो हम जो है शोध के द्वारा या फिर पाठ अनुसंधान के द्वारा जो है उसका जो जो अर्थ है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी रचना के विभिन्न पाठों से युक्त प्रतिलिपियों के अध्ययन, अनुशीलन एवं निश्चित सिद्धांतों के अनुगमन द्वारा उस रचना के मूल पाठ तक पहुंचने की प्रक्रिया शोध या पाठ शोध या पाठानुसंधान कहलाती है। यानी कि किसी भी रचना के जो पाठ होते हैं उनमें जो उनकी जो युक्त प्रतिलिपियां होती है, जो उनकी कॉपीज होती है, उनका अध्ययन, उनकी अनुशीलता एवं निश्चित सिद्धांतों के अनुगमन द्वारा जो है उस रचना का जो मूल पाठ है उस तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। पाठ शोध का मूल उद्देश्य पाठ का मूल लेखक कौन था मात्र यह जानना नहीं है, वरन विशेष तौर पर यह जानना होता है कि रचना का मूल स्वरूप क्या था, उसका निहित अर्थ क्या था। यानी कि सिर्फ हमें किसी पुरानी ग्रंथ है जो उसका जो है प्रतिलिपि मिलती है, तो सिर्फ जो उसका लेखक कौन था इस बारे में यही जानकारी हमें लेनी नहीं होती, बल्कि जो है उसका जो निहित अर्थ होता है, उसका मूल स्वरूप क्या है, उसका अर्थ क्या हो सकता है, ये जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानना भी होता है। उससे आगे है जो पाठालोचन का कार्य वही आरंभ होता है जहाँ हमें कवि की मूल कृति उपलब्ध नहीं होती। यानी कि अगर हम आदिकाल में बहुत सारी रचनाओं का जो है उदाहरण ले, तो उसमें जो बहुत सी ऐसी पुस्तक है जिनकी हमें मूल कृति प्राप्त नहीं है, या फिर जो है उनकी सिर्फ प्रतिलिपि ही हमारे पास है। यानी कि जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास होती है या उपलब्ध होती है उसका पाठालोचन किया जाता है। प्रतिलिपियों की दो श्रेणी होती है, एक को प्रति और दूसरी को प्रतिलिपि कहना अधिक सुविधाजनक होगा। यानी कि एक तो प्रति होगी और दूसरा उसकी प्रतिलिपि। प्रतिलिपि जो प्रति मूल ग्रंथ की मूल नकल होती है, यानी कि जो मूल ग्रंथ जो लिखा जाता है, मान लेते हैं जो है कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया, और जो उसी की सेम नकल होगी वो प्रतिलिपि होगी, प्रथम प्रतिलिपि की नकल होगी। यानी कि जो पहली अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास द्वारा लिखी गई है वो जो उसकी जो मूल प्रति की नकल की गई है वो जो है पहला जो प्रकार होगा। नकलबाजी का यह क्रम कालांतर तक चलता रहता है। यानी कि एक काल के बाद आदिकाल में किसी ने की, उसके बाद जो है भक्ति काल में कर दी, उसी में फिर रीति काल में कर दी, आधुनिक काल में कर दिया, आज तक जो होता आ रहा है वो चलता है। मुद्रण कला के पूर्व तक प्राचीन लोकप्रिय ग्रंथ इसी प्रकार प्रचारित किए जाते थे। यानी कि सबसे पहले मूल ग्रंथ की रचना कर दी जाती थी, उसके बाद जो है अलग विद्वान या अलग लोग है उसकी जो है प्रतिलिपि की जो नकल करते जाते थे। प्रतिकार
प्रतिकार यानी लिपिक प्रतिकार या लिपिक जो है प्रत्येक बार अपनी आदर्श प्रति की हूबहू नकल नहीं कर पाता। कहीं न कहीं च्युत संस्कृति अथवा प्रसंग छूट जाते हैं। प्रसंग के प्रमोद जाने अनजाने में हो ही जाती है, यानी कि प्रमाद जो है जाने अनजाने में हो जाती है। यानी कि यहाँ जो विनय मोहन शर्मा जी कहने का तात्पर्य है कि जो प्रतिकार जो होता है, जो लिपिक होता है, जो उसकी नकल करता है, या फिर कोई राइटर है जो खुद की जो बुक होती है उसकी जब नकल करता है या फिर उसकी कॉपी करता है, तो कहीं ना कहीं जो प्रसंग है वो छूटना उनमें संभव हो जाता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें छूट जाती हैं। उससे आगे है, कभी कभी लेखक स्वयं भी अपनी कृति का संशोधन कर मूल प्रति तैयार कर देता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो लेखक होता है वह अपनी जो पुस्तक होती है उसका जो है संशोधन कर देता है और उसे एक नई कृति के रूप में जो है प्रस्तुत कर देता है। ऐसी स्थिति में प्रतिलिपियों में पाठ भेद बहुत मिलता है। जब हम ऐसी कोई प्रति देखते हैं तो उसमें हमें जो पाठ का जो भेद होता है वो बहुत अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जब दो मूल ग्रंथ विद्यमान रहते हैं तब दोनों से पहली और बाद की प्रतियां होने लगती है और उसमें मूल संशोधित ग्रंथ का ठीक पाठ निर्धारण करना कठिन हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार से पहली बुक में या पहली पुस्तक में जो अध्याय लिखे गए हैं वही जो है दूसरी में लिखना मुश्किल हो जाता है। प्राय लेखक अपनी भाषा और शैली रूपों में स्वयं परिवर्तन जो है कर देता है। कोई भी लेखक है जो एक शुरू में उसने जो पुस्तक लिखी है और दोबारा से जब वो दूसरी लिखने जाता है या उसकी नकल करने जाता है तो वो अपनी जो भाषा शैली में जो है परिवर्तन आ ही जाता है। कभी कभी उनकी भाषा अधिक तत्सम बहुला और कभी कभी तद्भव हो जाती है, तो कभी कभी लोक भाषा विन्मुख और कभी कभी विदेशी जो शब्द संकुल हो जाते हैं। यानी कि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो लेखक अपनी रचना को आगे बढ़ाता है या जो उसकी कॉपी करता है या जो नकल करता है तो उसमें भाषा की जो है भाषा का जो बदलाव देखा जा सकता है। उसमें तत्सम भी हो सकती है, वो तद्भव भी हो सकती है। कई बार जो है लोक भाषा का भी प्रयोग कर लिया जाता है और कभी कभी जो विदेशी भाषा हैं उनका भी वर्णन आ जाता है। उसके बाद है लिपिकार दृष्टि और मति श्रम से भी आदर्श प्रति को ठीक लिपिबद्ध नहीं कर पाते। यानी कि जब हम किसी एक चीज़ की नकल करते जाते हैं तो हम शुरू में जो मूल रूप से लिखा जाता है उसमें हमारी जो मानसिकता कुछ और होती है और जब हम उसको लिपिबद्ध करने जाते हैं तो कुछ और हो जाती है। ऐसी स्थिति में मूल लेखक का पाठ निर्धारण कठिन हो जाता है। जो शोधार्थी किसी प्राचीन कवि के ग्रंथ के संपादन पर कार्य करना चाहता है उसे सर्वप्रथम कवि की कालक्रम अनुसार सभी प्राप्त प्रकाशित और अप्रकाशित प्रतियों को एकत्रित करना चाहिए। यह उसकी मूल सामग्री होगी। यानी कि कोई शोधार्थी अगर ऐसा करने जा रहा है तो सबसे पहले जो कवि है उसकी जो कालक्रम अनुसार जो प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं हैं उनको एकत्रित करना चाहिए और उसके बाद जो है उसकी जो उसको क्रम से लगा के रखना चाहिए। यह उसकी जो है मूल सामग्री हो सकती है। उसके बाद है टीका ग्रंथों में प्राय मूल लेखक की पंक्तियां उद्धृत की जाती है, अतः वे भी शोधार्थी को कवि की किसी पंक्ति विशेष के मूल पाठ को निर्धारित करने में सहायक हो जाती है। यानी कि जो उसकी मूल लेखक की जो मूल पंक्तियाँ होती है वो भी एक शोधार्थी के लिए जो है मूल पाठ का जो अर्थ निर्धारण हम करते हैं उसमें सहायता करती है। कभी कभी किसी लोकप्रिय ग्रंथ के अनुकरण पर लिखे ग्रंथों की भी सहायता मिलती है। जैसे हम बिहारी सतसई का उदाहरण ले तो अगर हम मूल रूप से बिहारी सतसई को पढ़ने जाते हैं तो उस पर जो आधुनिक काल में या उसके जो है रीतिकाल के बाद जो उस पर मूल जो टीकाएँ लिखी गई है उनसे भी हमें सहायता मिलती है। कालिदास के मेघदूत के आधार पर कई पवनदूत लिखे गए हैं। यानी कि इन्होंने उदाहरण दिया है कि जो कालिदास ने मेघदूत लिखा उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं लिखी गई है, उस पर पवनदूत नाम से लिखा गया है। या फिर जो बाणभट्ट की कादम्बरी है उस पर जो है क्षेमेंद्र के अनुकरणों का प्रभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो है हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपन्यास देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, उस पर भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद है पाठ आलोचक की किसी प्रसंग में प्रयुक्त शब्दों की उलझनों को दूर कर सकते हैं। यानी कि जो पाठ
आलोचक जो होता है, प्रसंग में प्रयुक्त शब्दों में जो उलझन आती है उनको दूर किया जा सकता है। इन सब ग्रंथों का समावेश सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। शोधार्थी को सर्वप्रथम मूल सामग्री अर्थात ग्रंथ की प्रति और प्रतिलिपियों और सहायक सामग्री का संग्रह अवश्य कर लेना चाहिए। संग्रह के पश्चात कालक्रम अनुसार सामग्री का विभाजन भी उसे करना चाहिए। यानी सबसे पहले हम जो चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जो है कालक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित कर देंगे। पाठ परंपराएं, शब्द, लोप, संक्षेप, प्रक्षेप्स, संक्षेप, परिवर्तन, परिवर्धन, वर्णागम, लोप, विप्राय आदि से भिन्न हो जाती है। यहाँ लिपिक अपने ज्ञान या ज्ञान का परिचय देता है। लिपि ज्ञान के अभाव में वह मनमाने वर्ण लिख जाता है। यानी कि जब लिपि का ज्ञान उसे खुद होता है तो वो लिपि ज्ञान का अभाव यानी कि जब उसे लिपि का सही ज्ञान नहीं होता तब वो मनमाने जो वर्ण हैं उनका वर्णन कर देता है। कई प्रतियां ऐसी भी है प्राप्त होगी जिनके प्रथम या अंतिम या दोनों ही पृष्ठ खंडित मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में सहायक सामग्री इसे उन पृष्ठों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। यानी कि हमें ऐसी प्रतियां भी प्राप्त हो जाती है कि कभी उसका जो है अग्रभाग हमें नहीं मिलता, कभी उसका पश्च भाग हमें नहीं मिलता, कभी मध्य भाग भी छूट जाता है। तो ऐसी में उन पृष्ठों का पुनर्निर्माण हम कर सकते हैं। उससे आगे है कि पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। कोई भी हमें प्रतिलिपि मिलती है तो हम उसका पुनर्निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। संपादन ग्रंथ के पुनर्निर्माण का उद्देश्य उसके रचयिता के पाठ की पुनः प्रतिष्ठा करना है। यानी कि रचयिता ने जो उसमें रचा है उसका फिर से निर्माण करना है। शोधार्थी को लेखक की भाषा, शैली आदि के आधार पर विभिन्न प्रतियों के मिलान के पश्चात यह निश्चय करना होगा कि अमुक पाठ ही लेखक का हो सकता है। यानी कि उसे सब चीज़ों को मिलाना होगा, उसकी भाषा शैली को, उसकी लिखने की शैली हो गई, इन सब चीज़ों को उसे मिलाना होगा। यदि कोई पाठ अप्रासंगिक हो अथवा विचारधारा के विपरीत हो तो उसे प्रक्षिप्त या अशुद्ध मानकर तिरस्कृत कर देना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी का मूल पाठ जोड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी चीज़ों को मिलाने की कोशिश करेंगे, उसकी भाषा शैली आदि को। अगर ये सब चीज़ें हमें मिल नहीं रही है या हमें उससे अलग दिख रहा है, उसके विपरीत दिख रहा है, तो हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। शब्द रूप, वाक्य रचना आदि को रचयिता के काल की भाषा प्रवृत्ति के अनुसार जो है रखना चाहिए। हमें जो है उसकी भाषा का भी ख्याल रखना पड़ता है। इस प्रकार से जो है हम उसका जो है संशोधन कर सकते हैं। कई बार जो शोधार्थी है संपादन को दूषित या खंडित पाठ का सुधार करना भी अविशिष्ट हो जाता है। इस संबंध में दो मत है कि पहले मत के अनुसार संपादक को कालक्रम प्राचीन प्रतियों के मिलान के पश्चात आदर्श प्रति तैयार कर उसके रचयिता तैयार कर सुधार करना उचित नहीं है। पाठ में यदि दोष है तो अर्थ संगति नहीं है, उसे रचयिता के ही दोष समझकर उसमें निहित अर्थ को निश्चित कर लेना चाहिए। यानी कि अगर हमें उस पर विश्वास है उस चीज़ पर और फिर भी हमें उसमें असंगति लगती है तो वो जो है एक जो उसका जो लेखक हो सकता है, जो रचयिता होता है, उसका दोष हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें उसका जो अर्थ लेकर जो है उसे उसमें जो है संकलन उसका करना ही पड़ता है। इससे कई बार शब्दों के मनमाने अर्थ निकल जाते हैं। जो है चीज़ों को जब हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते तो उनके जो है मनमाने अर्थ हम जो है निकाल लेते हैं। उसके बाद है कई बार हम देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों की जो प्रतिलिपियां हैं उनकी परंपरा भिन्न रही है। वे कहीं अनुवाद रूप में, कहीं चित्रलिपि में और कहीं भिन्न देश में प्राप्त होती है। अतः उनको प्राप्त कर उनका पाठ निर्धारण करना आसान कार्य नहीं होता। यूरोप के विद्वानों ने लैटिन ग्रंथों के पाठ अवलोकन की जो निम्नलिखित प्रणाली अपनाई है। उन्होंने कहा कि हस्तलिखित ग्रंथ एवं उनके साक्ष्य की सारी सामग्री इकट्ठी की गई और उसे वंश परंपरा के रूप व्यवस्थित किया गया था। उसके बाद संचित जो सामग्री थी उनकी जो है पुनर्स्थापना की गई। ग्रंथकर्ता द्वारा लिखित पाठ का पुनर्स्थापन किया गया। मूल ग्रंथ लेखक द्वारा उपयोग में लाए गए स्रोतों का पृथक्करण किया गया है। उसके बाद जो है
जो यूरोप के जो विद्वान हैं उन्होंने ये 4 पॉइंट दिए हैं कि सबसे पहले हमने जो है उस सामग्री को इकट्ठा किया गया, वंश परंपरा रूप से व्यवस्थित किया। उसके बाद जो है जो सामग्री थी उनका पुनर्स्थापन किया गया। फिर जो है शोधकर्ता जो ग्रंथकर्ता है उसने जो पाठ लिखे हैं उनकी पुनर्स्थापना की। उसके बाद जो है जो मूल ग्रंथ थे उनको प्रयोग में लाकर जो स्रोतों को अलग अलग किया गया। उसके बाद जो है हस्तलिखित जो ग्रंथ है उनमें विकृतियों के कारण क्या हो सकते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जो है विनय मोहन शर्मा जी ने कहा है कि हम विकृतियां जो है बहुधा लिपिकार के अज्ञान या बहुत अधिक संज्ञान होने के कारण हो जाती है। यानी कि या तो हमें उसमें बिल्कुल उसका अज्ञान जो उससे हम अज्ञान होता है, हमें उसका अज्ञान मतलब कि हमें उसका ज्ञान होता ही नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि हमें उसका सबसे ज़्यादा ज्ञान हो सकता है जब जो है ये जो विकृतियाँ जो आ जाती है। मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, इस सिद्धांत को मान लेने पर ही हम उनके कारणों को जो है जान पाएंगे। पाठ निर्माण में सहायता मिल जाएगी। अतः पाठलोचन के विशेषज्ञों हाल केतरे आदि के पांडुलिपियों में विकृतियों के जो है निम्नलिखित कारण खोजे गए हैं। वर्ण जो है साम्य, जब पंक्तियों में पास पास एक ही वर्ण या अक्षर आ जाता है तो बीच का समान वर्ण लिखने से छूट जाता है। यानी कि जो है बीच का अक्षर जो बीच का शब्द है वो यह वर्ण छूट जाता है, तब जो है ये विकृति जो है पैदा होती है। उसके बाद है शब्द साम्य, जिस प्रकार समान वर्ण या अक्षरों के कारण वर्ण लोप हो जाता है उसी प्रकार से समान शब्दों के कारण भी अशुद्धि हो जाती है। यानी कि जो है अक्षरों के कारण भी हो सकती है, शब्दों के कारण भी हो सकती है, वर्णों के कारण भी जो है हो सकती है। संक्षिप्त रूपों का मिथ्या अर्थ निकाल लेना, यानी कि जो छोटे जो रूप दिए होते हैं उनका हम अर्थ जो है गलत निकाल लेते हैं, तब जाके जो है ये चीज़ें घटने लग जाती है या होने लग जाती हैं। उसके बाद है अशुद्ध समास विग्रह, यानी कि जब हमें समास का जो है विग्रह करने का जो ज्ञान नहीं होता तब ये चीज़ें जो है विकृतियाँ आ जाती है। शब्दों के अत्याक्षरों को अशुद्ध रीति से मिलाना और एक शब्द को दूसरे वाक्य में मिलाना, इस प्रकार से जो है चीज़ें गलत होने लग जाती है। वर्णों शब्दों या वाक्यों का क्रम परिवर्तन, वाक्यों खंडों एवं पृष्ठों का विस्थापन, ये चीज़ें भी जो है हमारी जो है हमारे जो पाठ आलोकन है या फिर जो उसमें जो विकृतियाँ आ जाती है उस चीज़ को जो है प्रभावित करती हैं। प्राकृत अथवा आधुनिक भाषाओं में संस्कृत का अशुद्ध प्रयोग और प्राकृत अथवा आधुनिक भाषाओं के अंशों का संस्कृत में अशुद्ध प्रयोग, यानी कि जब हम आधुनिक भाषाओं में चीज़ें लिख रहे हैं और संस्कृत भाषा का जो उदाहरण ले रहे हैं उसमें जो हम उसका अंश लेते हैं उसका अशुद्ध जो प्रयोग हम कर लेते हैं, तब जाके जो है ये चीज़ें हमारे सामने ये समस्याएं उत्पन्न होती है। उच्चारण परिवर्तन के कारण अशुद्धियाँ हो जाती है। अंकों में जो है विभ्रांति हो जाती है, जैसे कि पहले जो है देवनागरी में लिखा जाता था या फिर अब जो है रोमन पद्धति में हम लिखते हैं। जो हमारी गिनतियाँ होती हैं उनका स्वरूप जो बदलने लगा है, इस प्रकार से जो है ये विकृतियाँ हैं वो उत्पन्न होने लग जाती है। उसके बाद है पांडुलिपियों के संपादन के कतिपय व्यवहारिक सुझाव, यानी कि जो हम पांडुलिपियों का जो संपादन करते हैं उसमें हम कुछ व्यवहारिक सुझाव है जो उनको ले सकते हैं। इसमें विनय मोहन शर्मा जी ने कहा है कि आलोच्य ग्रंथ की प्रत्येक पंक्ति को जो है शब्दों में किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए, इस प्रकार से उन्होंने जो है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी ने डॉक्टर कले के कतिपय सुझावों को यहाँ वो दे रहे हैं। पाठकों को अपनी भूमिका में उस सब सहायक सामग्री का उल्लेख करना चाहिए जो ग्रंथ के अध्ययन के लिए उपयुक्त की गई है, यानी कि हमें उस सामग्री की भूमिका उल्लेख या सामग्री का उल्लेख करना चाहिए जो ग्रंथ के अध्ययन से उपयुक्त समझी जाती है, यानी हमें जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनका जो है विवरण नहीं देना चाहिए। उसके बाद जो है सहायक सामग्री के अंतर्गत जैसा कि पहले कहा जा चुका है टीकाएँ, संक्षेप, सुभाषित, संग्रहित अंश आदि भी आ जाते हैं। सहायक सामग्री के अंदर हम जो है इन चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे हमने उदाहरण दिया कि बिहारी सतसई जो रचना है उस पर लिखी गई टीकाएँ जो है हमें जो है उसका अध्ययन करने में हमारी जो है मदद हो सकती है। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम। प्रत्येक प्रतिलिपि के संकेत चिन्ह के ऊपर उसकी लेखन काल की जो संकलित लेखन काल होता है उसको भी संकलित कर देना चाहिए। जैसे आपने एक प्रति को क नाम दिया और वह शब्द जो 14वीं शती
का है तो आप प्रति के जहाँ क लिखा है वही उसके ऊपर 14 लिख देंगे, तो इससे उसको तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि जो प्रतिलिपि का जो लिपि काल है वह 14वीं शताब्दी रहा है। यहाँ यह स्मरण रहे कि भूमिका में संकेत चिन्हों की व्याख्या की जाए। भूमिका में विभिन्न प्रतियों में प्रयोग जो प्रतिलिपियों में पाई जाने वाली समानताएं असमानताओं का उल्लेख भी जो है करना आवश्यक हो जाता है। संपादक को विभिन्न प्रतियों के पाठ की विशेषता का भी जो है विभिन्न प्रतियों में पाठों को आपसी में जो है संबंध विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद है यदि संपादित ग्रंथ के अन्य संपादकों द्वारा संपादित संस्करण उपलब्ध हो तो उनकी न्यूनता और स्वसंपादित संस्करण की जो विशेषता की भी चर्चा होनी चाहिए। यानी कि जो है एक ग्रंथ के जो है अलग जो प्रकाशक जो होते हैं या जो संपादक जो होते हैं जो उन पुस्तकों को संपादित करते हैं उन्हें उनसे भी जो है चर्चा कर लेनी चाहिए ताकि हमारे अध्ययन में हमें जो है सहायता प्राप्त हो सके। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि आधुनिक साहित्य का पाठालोचन किस प्रकार से हो सकता है। इसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जीवन के अल्पकाल में प्रचुर साहित्य रचना की है। इसमें विनय मोहन शर्मा जी है जो भारतेंदु जी का उदाहरण दे रही है, पर सभी आज जो प्राप्य नहीं है, यानी कि उन्होंने इतना साहित्य लिखा है जिसका सारा का सारा साहित्य उनका जो है मिला नहीं है। उन्होंने कुछ रचनाएं अपने प्रयत्नों के बिना नाम से भी प्रकाशित की है। उनके संपादक होने के कारण उन्होंने जो है अपनी मान ली है। कुमारी उषा माथुर ने उनके जीर्ण शीर्ण पोथी पत्रों को समेटकर उनके साहित्य का जो है निम्नानुसार विभाजन किया है। प्रमाणिकता पाठानुसंधान पर विधि से जो सिद्ध करने का प्रयास किया है। जो नागरी प्रचारणी जो पत्रिका है उसके जो अंक जो है वर्ष 74 यानी कि 1974 और अंक 3 में प्रकाशित हुआ था, तो उनको निम्नलिखित तरीके से जो है बांटा जा सकता है। हस्तलिखित रूप में जो वो हो सकती है, यानी कि जो उन्होंने लिखी है हाथ से, उसके बाद जो मुद्रित या प्रकाशित हुई है वे है। जो पत्र पत्रिकाओं के रूप में जो उनकी रचनाएं आई है, पुस्तकों के रूप में आई है, रचनाओं के संग्रह जो है ग्रंथों के रूप में जो ये चीज़ें आई हैं। उसके बाद जो है हम इसका निष्कर्ष जानेंगे। भारतेंदु जी की हस्तलिखित सामग्री केवल कश्मीर कुसुम रचना का कुछ भाग तथा एक व्यवहारिक पत्र है। ये जो खड़ी बोली तथा उर्दू में लिखे गए हैं, ये जो पत्र है वो खड़ी बोली या उर्दू में लिखे गए हैं, जिनकी लिपि क्रमश देवनागरी और फारसी दोनों है। दोनों ही जो लिपियां हैं उनकी ली गई है। भारतेंदु कृत उक्त सभी रचनाएं जो है उनके स्थानों के नाना रूपों में प्रकाशित हुई है, यानी कि उनकी रचनाएं अलग अलग रूप में प्रकाशित हुई है। उसमें कौन सी सर्वाधिक प्रमाणिकता एवं अधिकृत है, इस संबंध में जो है यह ज्ञात किया गया है। भारतेंदु को अपने जीवन काल में ऐसा कोई विश्वास पात्र नहीं मिला जो उनकी समस्त कृतियों के प्रकाशन का भार लेता है। अतः भारतेंदु को स्वयं अपनी रचनाएं निजी पत्रिकाओं में तथा कुछ जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है उनमें छापी है। इस प्रकार से अपनी रचनाओं के प्रकाशन में उनको जो है उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार से जो है पाठ अनुसंधान है जो इस प्रकार से हम आधुनिक काल में कर सकते हैं। इसमें विनय मोहन शर्मा जी ने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है उदाहरण उन्होंने लिया है एवं उन्हें एक जो है उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से जो है हम आधुनिक साहित्य का पाठालोकन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो है जो आज के अध्याय है वो संपूर्ण हुए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।